हाय दिस मी के और हमारे पिवट पॉइंट के एक और नए एपिसोड के साथ। तो आज बात करने वाले हैं एनजीओ के बारे में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि एक एनजीओ बनती कैसे है, चलती कैसे है, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, फंडिंग कैसे लेते हैं, सीएसआर का फंड क्या होता है। पैरेलली जब भी हम एनजीओ वर्ड सोचते हैं या बोलते हैं तो हम सोचते हैं ये एक निगेटिव चीज़ है। एनजीओ के जरिए कहीं ना कहीं पैसा घुमाया जाता है। बड़े बड़े लोग इसको हथियार मानते हैं कि पैसों को ब्लैक से वाइट करने के लिए। इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे संघमित्रा बॉस के साथ, जो 20 साल से कड़ी तपस्या कर रही हैं और 72 ईयर की वो लेडी हैं। अगर मैं उनको बंगाल टाइगर बोलूं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतनी तपस्या ऐसे बच्चों के साथ करना जो बच्चे स्लम में रहते हैं, कूड़ा उठाते हैं, उनके माँ बाप कभी भी उनको एक बेसिक एजुकेशन की फैसिलिटी दे ही नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को वो हेल्प कर रही हैं। 10 से भी ज़्यादा वो सेंटर चला रही हैं, अपना खून पसीना लगा रही हैं और लोगों की हेल्प कर रही हैं। वो बच्चे आज की डेट में अगर आप देखें तो वो आर्मी में काम कर रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ संघमित्रा बॉस जी का पिवट पॉइंट में। तो मैम, सबसे पहले हमारे जो पिवट पॉइंट का एक कल्चर है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम एक गाने से शुरुआत करते हैं, ठीक है? और मैं चाहता हूँ आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसे बेस पे कोई गाना सूट करता हो आपकी लाइफ में, तो आप उससे स्टार्ट करें और फिर उसके अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को। तो प्लीज मैम। आपने बहुत मुश्किल काम दे दिया मेरे को गाना गाने को। मैं तो गायिका तो हूँ नहीं, मैं समाज सेवी ज़रूर हूँ, पर कोशिश करती हूँ आपने रिक्वेस्ट किया तो। मैं एक रविंद्र संगीत का एक ही लाइन गा पाऊँगी क्योंकि मेरे को बिल्कुल गाना नहीं आता है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मैम, ये जो सॉन्ग है मैंने बचपन में सुना था अपनी क्लास में। थोड़ा आप इसके बारे में बताएंगे? ये इसका मकसद यही है कि अगर आपका पुकार सुन के कोई नहीं आता है तो आप अकेला ही चल पड़ो। आपको जो हासिल करना है वो आप अकेला ही करो, पर चल पड़ो। वाह मैम। तो मैम, आप अब आप बताइए कि आप कैसे अकेले चले और आपने कैसे कैसे चैलेंज देखे, उनको मीट करा और अपनी एनजीओ को आज इस मुकाम पर लेके आए हैं कि गूगल जैसे बड़े बड़े प्लेयर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके विजन को समझ रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जर्नी आप जैसे कहा बहुत ही चुनौती से भरी हुई रही। और क्योंकि ये शुरुआत बहुत छोटे प्रयास से हुई। अ, मैंने घर में एक बच्चा को पढ़ा के शुरू किया था। उससे धीरे धीरे घर में कोई 50 बच्चे आने लगे थे, जो गरीब बच्चे थे, जो स्लम में रहते थे। मेरा घर का पास ही एक स्लम था, उसी स्लम के बच्चे थे और मैं उनको पढ़ाने लगी और वैसे ही शुरुआत हो गई। फिर 1 साल घर में ये चलने का बाद मेरे को लगा कि घर में संभाल नहीं सक रही थी मैं उतने सारे बच्चे। फिर मैंने सोचा इसको घर का बाहर ले जाना है, तो मैं पता किया क्या करना चाहिए। तो मेरे को जो समझ में आया कि ट्रस्ट सबसे आसान होता है, 2 ही बंदे चाहिए होते हैं ट्रस्ट खोलने के लिए। तो मैंने ट्रस्ट खोलने का फ़ैसला किया और मेरा एक मित्र को बुलाया कोर्ट पे, वो भी मेरा साथ साइन किया, तो एक ट्रस्ट बन गया। और ट्रस्ट फंड आपने सुना होगा बड़े-बड़े रकम से बनते हैं, पर मैंने सिर्फ अपना 2000 रुपया डाल के ट्रस्ट फंड शुरू की थी। वाह। और मतलब बहुत हिम्मत लगा था कि सोचने के लिए कि मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ सिर्फ 2000 रुपये से। और ये था सन 2003 दिसंबर, जब मैं शुरू की थी। अब 20 साल हो गया। और वही 2000 रुपये और वो जो 50 बच्चे घर में आते थे, वही बढ़ते गया। सेंटर के पर सेंटर खुलते गई और बहुत सारे इंडिया का स्टेट में हम शिक्षा और कंप्यूटर लिटरेसी ले गए हैं। और उससे कोई आई थिंक लाखों लाभार्थी हुए हैं। और आज तक हम जो छोटे बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा देते हैं, जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, वैसे बच्चों को तो कोई 15,000 से ऊपर बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। और फिर वो
सरकारी स्कूल में दाखिल भी उनको करवा दिया ताकि वो आगे बढ़ते चले, उनका पढ़ाई चलते रहे। और फिर हम कंप्यूटर साक्षरता पर भी बहुत काम किया। उसमें कोई कोई 15-16 हज़ार बच्चों को आज तक हमने कंप्यूटर साक्षर कर दिया है। तो यही है। और साथ में कुछ महिलाओं को भी साथ काम किया, उनको भी आगे ले चले। तो जैसे एक काम करना शुरू करो, उसका साथ दूसरा 10 काम जुड़ते जाता है। हम बच्चों को करते हैं तो फिर लगता है उनको मम्मी को भी पढ़ाना चाहिए, उनको भी आगे ले जाना चाहिए, उनको आजीविका के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो ऐसे ही काम बढ़ते गया। तो मैम मुझे आप अपने बारे में थोड़ा और बताइए कि एज ए फीमेल फीमेल के लिए थोड़ा टफ होता है कि इतना बड़ा डिसीजन लेना, और इस डिसीजन में आपके साथ कौन खड़ा था? आपकी फैमिली बताइए, थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताइए कि आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि एज ए फीमेल बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, और आपने एक जैसे आप बंगाल से बिलोंग करती हैं, मुझे लगता है आप बंगाल टाइगर हैं। तो क्योंकि आप अकेले इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकल चुकी हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेशन। एजुकेशन में आप उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो आप थोड़ा अपने सपोर्ट के बारे में बताइए, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था? आपको कैसे बिलीव आया कि मैं ये काम कर सकती हूँ? मैं क्या बताऊँ, मेरे को वैसे कुछ खास सपोर्ट उस टाइम था नहीं। पर मैं ऐसी हूँ कि मेरे कुछ मन में आ जाता फिर मैं इसको कर लेती हूँ। मैं वो अकेले चलो बात वाला है। तो तो मैम फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, फैमिली में फैमिली, मेरा हस्बैंड उस टाइम बीमार थे, फिर वो गुजर गए। और फिर मेरा एक बेटी है जो तब छोटी थी। तो बस यही था। तो कोई खास, और मेरा पेरेंट्स कलकत्ता में थे, फिर वो भी गुजर गए उस टाइम। तो मैं अकेली थी, आप बोल सकते हो। सो तो सॉरी मैम। ये सफ़र ऐसे ही शुरू हो गई। और फिर कुछ वॉलंटियर्स मेरे साथ ज्वाइन किए, कुछ लेडीज़ जो पहले, जब बिल्कुल ही पैसा नहीं था, वो 2000 रुपया तो ज़्यादा दिन नहीं खींच सकता उससे। फिर वो लेडीज़ आसपास रहती थी, उन लोग आके मदद करने लगी, वो भी साथ में पढ़ाते रहे। तो ऐसे ही चलते रहे। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा पैसा आने लगा, फिर हम स्टाफ रखें। अभी भी याद है, पहले टीचर हम रखे थे सिर्फ 500 रुपया देखे, क्योंकि तब उससे ज़्यादा पैसा था नहीं। वो हमारा सेंटर का पास में रहती थी, तो वो घर में खाली थी, वो आके पढ़ाने लग गई थी हमारा साथ। तो ये बहुत संघर्ष करना पड़ा। 20 साल में लगातार दिन रात काम कर। तो मैम आपका जो पहला सेंटर था, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कहाँ पे था, कैसे स्टार्ट करा? जैसे आपने ऑफ स्क्रीन बता रही थी कि आपने झाड़ू भी लगाई, आपने पोछा भी लगाया, बच्चों को पढ़ाया भी, और आप बोल रहे हैं कि आपकी बेबी भी छोटी थी, उनको मैनेज किया। छोटा मतलब, हाँ तब स्कूल गोइंग, हाँ बड़ी थी, मतलब स्कूल में क्लास 10-11 ऐसे। तो पहले सेंटर का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर। तो हमने जब पहला सेंटर लिया, एक छोटा सा कमरा हायर किया था किशनगढ़ विलेज में, वसंत कुंज का पास ही है वो। तो उधर वही हम, मेरा घर में जो बच्चे आते थे उन्हीं को लेके गया उधर। वसंत कुंज दिल्ली। जी दिल्ली में। तो फिर उन बच्चों को, उसी पर कोई स्टाफ तो था नहीं, तो कमरा का साफ करना पड़ता था। तो मैं या वो वॉलंटियर जो लेडीज़ थी, हम मिलके झाड़ू भी लगाते थे। और बच्चों को, फिर मैंने ये महसूस किया कि बच्चे भूखे रहते हैं, और भूखे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। फिर हमने सोचा उनको कुछ खाना देना चाहिए। तब वो ही, ज़्यादा पैसा तो कुछ था नहीं, तो हमने ब्रेड खरीद के फिर उनको मक्खन लगा के देते थे। और कभी कभी क्लास लेते लेते मैं कोई 100 पीस ब्रेड में मक्खन भी लगाई हूँ। और सर्दियों में ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि मक्खन जम के टाइट हो जाता था। सो ये सब छोटी छोटी कठिनाई थी, पर मज़ा बहुत आए। और वो बच्चों को, और आज वो बच्चे बड़े हो गए जो पहले हमारा बैच के बच्चे थे। अभी भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं। कभी कोई बैंक में जाती थी, कोई बच्चा के एकदम पैर छू लेता, कौन है, अरे देखती वो बच्चा जो छोटा सा पढ़ाया था, ABCD पढ़ाया था, आज कितना बड़ा हो गया। कभी कोई हॉस्पिटल में गई तो देखा एक बच्ची वो रिसेप्शन में थी, हमारा एक स्टूडेंट, इतना अच्छा लगा देख के। कभी कोई मॉल में जाती हूँ तो देखती हूँ उधर काम कर रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए बच्ची, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। कोई ऐसे किड जो काफी हायर पोजीशन पर गए हों? नहीं, अभी उतना बड़ा उन लोग हुआ नहीं है, और उन लोग इतना गरीब घर का है ना, उन लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो उनको अच्छा बुनियादी शिक्षा दे देते हैं, फिर हम गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं, फिर गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ते रहते। पर क्या होता है, ये सब माइग्रेंट लेबर का बच्चे होते हैं,
कुछ कभी उनका पेरेंट्स कोई और जगह पे चले गए या एक स्लम से दूसरा स्लम पे चले गए क्योंकि वहाँ उनको कुछ नौकरी मिल रहा है, कुछ काम मिल रहा है, तो उनका छूट जाता है बीच में। उनको बीच में छूट जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सो बहुत परेशानियाँ हैं इनको। कभी फैमिली का ऐसा स्थिति हो जाती है कि वो बच्चा को बोलता है तो काम पे लग जा अभी, या लड़कियों को भी मेरा सामने बहुत ऐसा हुआ है कि स्कूल से निकाल के उसको किसी का घर में काम करने लगा दिया। और मैंने उनको इतना रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मत कीजिए, आपका बेटी बहुत पढ़ाई में होनहार है, पर पेरेंट्स जिनका घर में 7 छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई उनका इनकम फिक्स नहीं है, मजदूरी करते हैं, कोई घर में उसका मम्मी कोई मेड की काम करती है, तो उससे उनका गुजारा नहीं होता। अब बच्चे भी तो बहुत सारे होते हो गरीब घरों में, अब कैसे उनको खिलाए, उनको स्कूल में भेजे। तो जो बड़ी लड़की होती है ना फैमिली में, उसी का वो जिम्मेदारी हो जाता कि वो पढ़ाई छोड़ के छोटे बच्चों को देखे, घर का खाना बनाए, या तो वो और किसी का घर में जाके काम करने लगे ताकि घर में थोड़ा पैसा आए। तो ये दिक्कत हो जाती है। ज़्यादातर इवन 7-8 साल की बच्ची आप देखोगे घर बैठे, वो 4 साल 5 साल या उससे छोटा छोटा 2-1 साल का जो और बच्चे हैं घर में, उसका वो देखभाल करते जब मम्मी उसका काम पे जाती है। तो वो एक पता नहीं 7-8 साल से वो एक मम्मी बन जाती है जैसे। ये बहुत दर्दनाक है ये सिचुएशन जो है। बहुत ही इमोशनली। बहुत ही दुख होता है देख के इन बच्चों को कि इतने छोटे बच्चे हैं, वो जा रहे हैं लकड़ी ला रहे हैं, लाइन में खड़ा होकर पानी भर रही है, घर में चूल्हा जला के खाना पका रही है, क्योंकि मम्मी काम करके दोपहर को जब आएगी तो ये बच्चे उनका लिए खाना बना के रखेगी। ये हम तो खुद स्लम में जाते हैं बराबर, तो हम देखते हैं उस घर में क्या चलता है। सो उनके लिए एजुकेशन एक लग्जरी है एक हिसाब से। और लड़के भी अगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, फिर वो 14-15 साल हो जाता है तो वो कहते बस तू काम पे लग जा, क्योंकि वो बच्चा काम करे ना, फिर उसको घर में थोड़ा आमदनी हो जाता है उससे। सो ये सब जो सोशल प्रॉब्लम है ना, गरीबी का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी कोई घर में बीमार हो जाता है, उसका चिकित्सा का लिए जो पैसा चाहिए उसमें कमी हो जाता है, फिर भी पढ़ाई में रुकावट आ जाती है बच्चे का। तो मैम जो आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जी। पढ़ाई के साथ-साथ ये एजुकेशन भी इनको सिखा रहे हैं कि अपने फ्यूचर को कैसे कंट्रोल करना है, माँ-बाप को क्या सिखाना है, माँ-बाप को क्या, जैसे पीटीएम होती है बड़े-बड़े स्कूल्स में। हमारा भी होता है। अच्छा। जी। तो हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि शिक्षा कितना महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है बच्चों को लाइफ में, और बच्चों में जो हुनर है उसको आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य है। पर उनको भी लाचारी हम समझ सकते हैं कहीं पर हम उनको समझाते हैं। पर पेरेंट्स आजकल बहुत बदल चुके हैं। अभी मैं देखती हूँ उन लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। अभी जब कोविड का टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, घर में तो मुश्किल से एक स्मार्टफोन होगा, वो पापा का पास होता है, पापा उसको लेके चले जाते हैं और बच्चों को होमवर्क जो है वो छूट जाता है या उसका क्लासेस। क्योंकि और घर में 3 बच्चा है मान लो, होते ही हैं, और एक मोबाइल हो जिसमें टीचर पढ़ा रही, अब कौन सा बच्चा उसको उससे पढ़ेगा। तो ये सब कारण वो ऑनलाइन एजुकेशन ना गरीब बच्चों के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहा। फिर भी थोड़ा बहुत चला, और हमने देखा हम ऑनलाइन पीटीएम भी करते थे जब कोविड टाइम में। सब पेरेंट्स ऑनलाइन आ जाते थे, हम उनसे बातचीत करते थे और बच्चों को कोई हम काम देते थे। जैसे योगा डे में हम बोला सब कोई घर में अपना योगा करके आप वीडियो बना के भेजो, और पेरेंट्स इतना कोऑपरेट किया हमारा साथ कि बच्चों ने योगा किया घर में, वीडियो बना के हमको भेज दिया कि किसी और डे का कुछ है, पोस्टर बनाओ, ये करो, जो एक्टिविटी होता है हमारा स्कूल का वो सब बच्चे घर में करते रहे और पेरेंट्स उसका वीडियो बना बना के हमको भेजते रहे जब स्कूल का लॉकडाउन चला। तो अभी देखा मैंने कुछ पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हो गए हैं और बहुत बच्चों को मदद करते हैं। तो मैम जो आपका सेंटर है वो सेंटर है, स्कूल है? हम उनको सेंटर कहते हैं क्योंकि वो कोई मान्यता प्राप्त स्कूल तो है ही नहीं, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, पर स्कूल ही है क्योंकि बच्चे उधर आते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, फिर घर जाते हैं, टिफ़िन खाते हैं, जैसे स्कूलों में होता है, पीटीएम होता है, एक्टिविटी सभी चीज़ होता है। तो मैम गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स
आप फॉलो कर रहे हैं या गवर्नमेंट आपको अप्रोच कर रही है? आपने नहीं, हमने तो कोई गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया, मुश्किल लगता है। तो हम अपने ही बलबूते पर चलाते हैं। कुछ कॉरपोरेट डोनर्स है, कोई इंडिविजुअल है जो डोनेट करते हैं, कुछ फाउंडेशंस है, हम अप्रोच करते रहते हैं लोगों को। मैम गवर्नमेंट फिर को अप्रोच क्यों नहीं करा आपने? गवर्नमेंट में मुश्किल लगता है हमको, वो बहुत पेचीदा है मामला। हम जैसे जिनका पास बहुत स्टाफ नहीं है, बहुत क्या हमें समझ नहीं है वो गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच किया जाए, मुश्किल लगता है। हम दो एक बार थोड़ा कोशिश किया, फॉर्म भरा, कुछ हुआ नहीं। तो ये थोड़ा कॉन्टैक्ट्स चाहिए, मेरे को जितना समझ में आया, वो अंदर में थोड़ा कॉन्टैक्ट्स चाहिए, पुश चाहिए, वो सब हमारा पास है नहीं। तो मैम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास भी तो इमोशंस हैं। कहीं न कहीं वो बच्चों को देख रही होंगे कि कितने बच्चे हमारे स्कूल में जा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना चाहिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको फ़ास्ट पेस मिलेगा गवर्नमेंट जैसे आज की डेट में इतना अच्छा काम कर रही है हर जगह। नहीं, गवर्नमेंट काम तो कर रही है, जैसे बहुत सारा गांव-गांव में स्कूल है आजकल। पर उसमें क्या है, हम हमारा जो अनुभव है, बहुत सारे स्कूल में हम गए हैं गांव में, जहां स्कूल तो है पर टीचर नहीं है। क्लास 5 तक का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, पर 2 ही टीचर है। और ये तो हर स्टेट में हमने देखा है। और बच्चे के आजकल मिड डे मील होता है, तो बच्चे खाने का चक्कर में स्कूल में आ तो जाते हैं, और आया, वो खेला, मिड डे मील खाया, घर भाग गया। क्योंकि क्लास का तो टीचर उतना है ही नहीं। अब 2 टीचर कितने बच्चों को पढ़ा लेंगे। और फिर इसलिए अब गांव वाले भी ना बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना पसंद करते हैं। और ये सब प्रॉब्लम है। अभी जो हमारा मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि 15 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है इंडिया में। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और ये बहुत सोचने की बात है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे अगर हमारे बच्चे को बेसिक शिक्षा ही ना मिल रहे। और आगे दुनिया आज कहाँ चले गए हैं। अब एआई, स्पेस, ये सब का बात हो रही है। अब एक टेक्नोलॉजी का युग आ गया, पर हमारे बच्चे कंप्यूटर देखा ही नहीं, गांव के बच्चे। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और तो मैम जैसे आप ये प्रॉब्लम इतनी बड़ा नंबर आपने बताया 15 करोड़ का, तो कैसे बनेगा इंडिया भारत आत्मनिर्भर? आप देखिए, ये 15 करोड़ बच्चों से कुछ लाख बच्चे तो, या कुछ हज़ार बच्चे तो दिल्ली का सड़क में घूमते फिरते सबको नज़र आता, पर लोग देखते नहीं हैं उनको। अगर कोई बच्चा चलते फिरते आपका गाड़ी का विंडो में आके भीख मांग लिया, तो बैग खोल के 1-2 रुपया दे के दिल को तसल्ली दे देते हैं कि हम गरीब बच्चों को मदद किया है। पर अब सोचते नहीं हो वो बच्चा वो 2 रुपया लेके करता क्या है। वो जाके सीधा एक पैकेट गुटखा खरीद के गुटखा खाता है। मैंने देखा 5-6 साल का बच्चों को भी बीड़ी पीते हुए, गुटखा लेते हुए। और थोड़े बड़े बच्चे हैं, मैं रात को भी चांदनी चौक एरिया में वॉक की हूँ, देखने के लिए स्ट्रीट चिल्ड्रन का क्या हालत है। सब नशीले पदार्थ लेते हैं, सब नशा करते हैं बच्चे। बहुत दुख होता है। 8-10 साल के बच्चे हमारा पीछे पीछे जा रहा था, एक लड़का बोल रहा था मेरे को छुड़ा दो छुड़ा दो। और वो हाथ में एक रुमाल में वो ग्लू या क्या चीज़ था, उसको सूंघते गया वो। और वो बोला नहीं नहीं बहुत भला है, ये बहुत अच्छा है, मैं छोड़ नहीं सकती। फिर 2 मिनट बाद हमारा पीछे पीछे चलता, नहीं नहीं मेरे को छुड़ा दो। मतलब उसका अंदर में कितना एक लड़ाई चल रहा है कि वो छोड़ना भी चाहते हैं बच्चा, बट छोड़ भी नहीं सकता है। तो ये सब इतना देखी हूँ ना मैं, क्या बताऊँ आपको। एक मज़ेदार कहानी बताती हूँ स्ट्रीट चिल्ड्रन का। मैं कुछ बच्चे जो सड़क पे भीख मांगते हैं, उन बच्चों को मैं पढ़ाती थी। तो एक बार मैं उनको रोड सेफ्टी का बारे में पढ़ा रही थी। तो मैंने उनको बोला भाई जब ग्रीन लाइट होता क्या क्या करते हो आप लोग, तब क्या होता। बोला सब गाड़ी चल जाती है। आई सेड वेरी गुड। और जब रेड लाइट होता तब क्या करना चाहिए। वो लोग गाड़ी सब रुकते हैं और हम भाग के भीख मांगने लग जाते हैं। तो इनको ये रिस्पॉन्स था। तो देखिए वो बच्चे इतना सरल होता है, उनका जो एक्चुअल काम है वही बताते हैं। तो ये सब और ये भी देखा है जब उनको पढ़ा रहे हैं वो बच्चे। एक ओपन एरिया में मैं पढ़ाती थी एक टाइम में, नारायणा में, दिल्ली का नारायणा, एक पीवीआर सिनेमा का पास। तो बच्चे हमारा साथ बैठ के कुछ लिख रहे हैं। रेशमा नाम थी बच्ची का। और एक थोड़ा अमीर सा सज्जन पास से जा रहे थे, वो वेजिटेबल का नाम लिख रहा था, बैगन, मूली, ये सब। बोला मेरे को बोला मैम 1 मिनट।
बोल के भाग के गया उस जेंटलमैन का पास और भीख मांगने लग गया। सर नहीं खाया 2-4 दिन से, ये वो कहानी बोल के भीख मांग के फिर आ गया। फिर उसको 2-4 रुपया मिल गया, आके बैठ के फिर वो सब्जी का नाम लिखने लग गया। मेरे को इतना हंसी आई कि कितना प्रोफेशनल हो गया बच्चे। मतलब दुख भी आता, हंसी भी आता, मतलब यही ज़िंदगी है उनको। वो अगर भीख मांग के वो पैसा नहीं कमाएंगी ना, वो भूखा जाएगी उस रात। पढ़ाई से तो हम उसको सब्जी का नाम सिखा के तो उसको तो पेट तो नहीं भर सकते हैं ना, हाँ थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं उसको। तो ये इंडिया का बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ये बच्चों को अच्छा खाना देना, कपड़ा देना, शिक्षा देना, और ये एकदम ज़रूरी है। कोई भी आप जो देश आगे बढ़ गया है उनको देखो, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका बच्चों जो है उनका परवरिश कैसे होता है, ये हमको सीखना चाहिए। और हम सबको जुड़ना चाहिए इस काम में, सिर्फ सरकार से नहीं होगा। आई थिंक हर नागरिक का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ करे। अगर वो देश को प्रेम करते हैं, देश प्रेम है उसमें, तो देश का भला के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो मैम एक बच्चे को पढ़ा के देश का भला कैसे होगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। अरे वो बच्चा जाके आगे पढ़ेगा, वो कुछ बनेगा नहीं तो रास्ता में वैसे भीख मांगते रहेगा, नशे करते रहेगा। अब पढ़ लिख के कोई सोसाइटी को खराब करेगा। सोसाइटी का अच्छा करेगा। वो एक एनजीओ से पढ़ा है, उसका दिल में ये होगा कि वो आगे वो 10 बच्चे को वो भी पढ़ाएगा बड़ा होके, एजुकेट। क्योंकि ये होता है, हमारा जो सेंटर्स है उसमें हमारे एक स्टूडेंट्स भी आके पढ़ाती हैं। दिस इज अ चैन रिएक्शन। हाँ, चेन रिएक्शन, कि वो आके वो पढ़ाती है उधर, उसको मज़ा आता है। वो हमारा स्कूल से ही उसने पढ़ाई शुरुआत की थी। अब वो ग्रेजुएशन करके अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन करके वो हमारे यहाँ ही पढ़ा रही है। तो हमें बहुत खुशी होता है जब ऐसे होता है, जब वो आके कहते हैं मैम हम आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, हम भी और 10 बच्चों को भला करना चाहते हैं। क्योंकि वो बच्चा उस रास्ता से गुजर चुकी है, वो कठिनाई सारा झेल चुकी है करके, वो किसी मकाम पर आज पहुँच गई हैं। तो वो चाहते हैं टू गिव बैक टू सोसाइटी। तुम सृष्टि ट्रस्ट के कितने सेंटर चल रहे हैं या स्कूल चल रहे हैं अभी ग्राउंड पे? दिल्ली में 5 चल रहे हैं और एक हम शुरू कर 5 क्या 6 में अच्छे। उसमें एक ज़्यादातर तो बच्चों का पढ़ाई का चल रहा है, प्राथमिक शिक्षा का। और हम टेक्निकल नॉलेज उनको भी देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन आई मस्ट से। उसमें हम जैसे क्लास में स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं, टैब्स यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे फेमिलियर हो जाए टेक्नोलॉजी से बचपन से ही। और उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी खूब सारे देते हैं, स्मार्ट बने, वो अच्छे नागरिक बने, ये सब शिक्षा हम देते हैं। और अभी दिल्ली में हाँ 6 सेंटर है, और उत्तराखंड में हमारा अभी 3 सेंटर है। और हम बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी कंप्यूटर साक्षरता पर काम करते हैं। हम उधर लैपटॉप देते हैं, हमारा टीचर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस साल हम उत्तराखंड में कोई हाँ 2000 से ऊपर ही होगा, कोई 3000 बच्चों को पढ़ाएंगे, कंप्यूटर से साक्षर करेंगे। तो मैम जो आपने फर्स्ट अपना सेंटर डाला उसमें आपके कुछ चैलेंजेस आए होंगे, 1 से 5 करने में एक अलग तरीके के चैलेंजेस आए होंगे, और आज की डेट में आप बहुत सारे सेंटर को ओन करने हैं। तो मुझे लगता है अब आपने काइंड ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस डेवलप कर चुके हैं। मीन्स आप एक्सपर्ट बन चुके हैं कि इतने सेंटर तो मैंने कंट्रोल में लेके आ चुकी हूँ। नाउ व्हाट इज योर विजन, कि आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे मैं और अपने एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोल के लोगों की मदद कर सकते हैं। आपने जो कहा वो ऑटोमेशन पर कभी नहीं आता एनजीओ में। हर महीना हर साल ये दिक्कत होता, अब ये सेंटर चला पाऊंगा या बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कभी आता कभी नहीं आता। ऐसा कोई परमानेंट तो है ही नहीं कि कोई आपको देते जाएगा पैसा, पर बच्चे तो परमानेंट है, स्टाफ भी परमानेंट है। तो हमारा ये एक चुनौती हमेशा रहता है, कोई चीज़ ऑटोमेशन पर नहीं होता। हर सेंटर लेके हर महीना हर साल टेंशन रहता है। हमारा विजन तो ये है कि हम बहुत सारे इंडिया का सारे स्टेट में काम करें। आज अगर हम कुछ 1-1.5 लाख बेनिफिशियरी हमारा हो चुके हैं, हम उसको डबल करें, ट्रिपल करें, क्योंकि ये तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। आपको जैसे बताया 15 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, और कंप्यूटर साक्षरता गांव में कोई 21% है, 21 से 25% का है। कितना कम है आप सोचिए आज का तारीख में। और जिनको आता भी है, बहुत बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आते हैं,
फाइल खोलना, बंद करना, सेव करना, इतना आता है उनको। और पर आज की दुनिया तो एआई पे चल रही है ना, तो ये बच्चे फिर आगे क्या करेगा अगर उसको आगे ना ले जाए अभी से। तो हम तो ये जो उत्तराखंड का प्रोजेक्ट्स में हम उनको कोडिंग भी सिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्यूचर उसी में है। हाँ, कोडिंग, फिर उनको ताकि छोटा मोटा नौकरी उनको मिल जाए, कोई बिजनेस कर सके, उनको अकाउंटेंसी पैकेज भी सिखा रहे हैं, ताकि कोई दुकान हो, कोई होटल हो, कहीं वो अकाउंटेंट का जॉब कर सके। तो हम इसलिए हम इस टाइप का ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि बच्चे आत्मनिर्भर हो सके, अपना बिजनेस कर सके या कहीं नौकरी कर सके। और हम यहाँ से कोई 70% बच्चे को हम जो हमारे सेंटर में आते हैं उनको हम प्लेस कर देते हैं, कोई जॉब में लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं। पहले तो आप मुझे चैलेंज के बारे में बताइए जी। कि आपके फंडिंग के चैलेंजेस क्या होते हैं? मीन्स आप जैसे गूगल है, ये आपको फंड दे रहे हैं, तो आपको रेगुलर क्यों क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या मतलब कैसे टारगेट वो देते हैं? और कौन आपका अच्छा पार्टनर है? और जो हमारी ऑडियंस में है, वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। तो प्लीज़ फंडिंग के बारे में आप थोड़ा बताएँ कि फंडिंग के चैलेंजेस क्या है? एनजीओ चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज तो फंडिंग का होता है। और ये फंडिंग अच्छा नहीं मिलने से क्या होता है, आप अच्छा स्टाफ भी नहीं रख सकते हो आपका टीम में ना। फिर आप जो बहुत स्किलफुल प्लेयर्स है, जो स्किलफुल टीम मेंबर, वो आप हायर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तनख्वाह भी उतना ही देना पड़ता। तो उससे क्या होता, आपका जो एफिशिएंसी है वो कम रहता। और आपको हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहता है कि हम रख लें और इतना तनख्वाह में इतने सारे लोगों को, फिर अगर फंडिंग नहीं आए तो इसको कैसे तनख्वाह देगा, फिर निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा नहीं लगता सोचने को, तो ये टेंशन रहता है। तो फंडिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और कॉरपोरेट्स जो है, अभी सीएसआर गवर्नमेंट ने बोला है, जो कंपनी 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं उनको सीएसआर 2% देना है। पर यह है, बहुत सारा कंपनियों, जो बड़े बड़े कंपनियों अपना फाउंडेशन कर लिया है, वो अपना फाउंडेशन को ही पैसा देते हैं। और बाकी जो कंपनियों हैं वो करते हैं, देते हैं एनजीओज़ को, पर बहुत सारे एनजीओ भी है। और कभी वो जैसे हमको सपोर्ट किया, अगला साल किसी और को सपोर्ट कर दे, ये भी हो सकते। इस साल वो एडुकेशन पर सपोर्ट कर रहे हैं, अगला साल उनको लगे, उनका बोर्ड डिसाइड करे कि नहीं, हम एडुकेशन तो कर चुके हैं 3 साल, अभी हम ओल्ड एज होम को सपोर्ट करेंगे, ये भी होता है। उनका जो मिशन है वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। पर हमारा स्टाफ स्टूडेंट वो तो रह जाता है। तो उनको फिर मेंटेन करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सो नया तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट हमेशा पैसा का लिए हम रुक जाते हैं। हम अभी ये जो 3 सेंटर चला रहे, इधर हम आराम से 10 सेंटर चला सकते उत्तराखंड में। गांव-गांव में ज़रूरत है, हम महसूस करते हैं ज़रूरत को, क्योंकि हम घूमते रहते हैं पहाड़ों में, गाँव में, बच्चों से मिलते हैं, गाँव वालों से मिलते हैं, बात करते हैं। बच्चे इतना उत्सुक है कंप्यूटर सीखने का, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इसमें फ्यूचर है। अभी वो जो किसान का बच्चे कोई खेती नहीं करना चाहते, आपको साफ बताऊं। मैं इतना सेंटर में इतना बच्चों से बात करती हूँ कि बेटा पेरेंट्स क्या करते हैं, खेती का। आप क्या करोगे? नहीं, आर्मी जाऊंगी, पुलिस या कंप्यूटर में काम करेंगे। क्यों, खेती नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, एकदम मना कर देते हैं। इट्स हार्ड लाइफ। ये बच्चे अभी कंप्यूटर सीख के या अभी वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, उनके एस्पिरेशन अलग हो गए। इस पीढ़ी के बच्चे हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे है, ये सब बच्चे फेसबुक पे है, वो देखती है दुनिया में और कैसे क्या चल रहा है, वो भी उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। पर उनका घर में वो सपोर्ट तो है ही नहीं। पेरेंट्स खेती करते हैं, और पहाड़ में आप देखे होंगे छोटे छोटे खेत होते हैं, पहाड़ में जगह भी नहीं है, तो उससे उतना आमदनी नहीं होता है उनको। हाँ, सरकारी कुछ स्कीम्स है, उसका फ़ायदा भी जब डिजिटल लिटरेट होगा तभी वो ले पाता है, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता ना कि सरकार का इतना वेलफेयर स्कीम्स है। अब उसके लिए गांव वाले को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, उनको कंप्यूटर या इंटरनेट उनको सीखना पड़ेगा इससे लाभ लेने के लिए, नहीं तो वो बाहर ही रह जाएंगे मेन स्ट्रीम का। मैम, गवर्नमेंट भी काफ़ी फंडिंग स्कीम निकाल रही है। हाँ, कर रहे हैं, लोगों का लिए बहुत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी जो राशन कार्ड है वो तो 2.5 रुपया में उनको गेहूँ चावल मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए उनको तो चल जाता है। बट मैम, जैसे हमारी बात चल रही थी गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट एनजीओ भी फंड करती होगी डेफिनेटली, तो आपने अप्रोच क्यों नहीं करा अभी तक?
बड़े एनजीओ को करते हैं, जिनको थोड़ा पहुंच है उनके लिए इजी हो जाता है, हमारा उतना पहुंच नहीं है फ्रैंकली। हाँ, ये प्रॉब्लम है। कोशिश तो करते रहते हैं कभी कभी, सो बट अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं हम। हमारा उम्मीद है कोई सुन रहे तो, कोई सरकारी अफसर हमें कोई मदद कर दे तो। डेफिनेटली। एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी लोग आए हैं। मैं डेफिनेटली उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं इंडिया का, सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। जब हमारी छोटी-छोटी सोसाइटी डेवलप होंगी तभी हमारा भारत बिल्ट होगा, बिल्कुल। आगे जाएगा। तो मैम अब थोड़ा और बताइए कि अब आपके मिशन आने वाले 1 साल का मिशन क्या हो हम तो, सकता है? हम जो दो, हाँ, दो दो जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं ना, इसी को हम आगे ले जाना चाहते हैं। ये प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जो है बच्चों का, वो, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे आगे आप स्कूल में भी डालोगे वो फेल हो जाएगा। इधर भी उत्तराखंड में भी हम साइंस और मैथ्स का कोचिंग करते हैं, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में साइंस एंड मैथ्स का टीचर नहीं होता। तो होता भी है तो पता नहीं ठीक से नहीं पढ़ाते होंगे, बच्चे फेल हो जाते क्लास 10 में, फिर पढ़ाई छूट जाता है। तो हम, हमारा ये कोशिश है कि बच्चे वो बोर्ड पास हो जाए। और अभी इस साल हमारा यहाँ से 4 बच्चे हमने जो कोच किया वो अभी आर्मी में सिलेक्ट हो गया, तो बहुत खुश है। यहाँ का बच्चे को बहुत ड्रीम होता है, उत्तराखंड का बच्चे को आर्मी ज्वाइन करने का, लड़कों को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ड्रीम है। तो 4 बच्चे अभी अग्निवीर हो गया तो वो बहुत प्राउड है बच्चे। और हाँ, तो ऐसे ही है। तो मैम आपने दिल्ली स्टार्ट करा। दिल्ली स्टार्ट के बाद आज की डेट में आप मुक्तेश्वर उत्तराखंड में बैठे हुए हैं। तो मुक्तेश्वर आना कैसे हुआ? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। मैं आपको बताया शायद कि मैं बीच में ट्रैवल जर्नलिज्म कर रही थी, तब वो घूमते घूमते मैं मुक्तेश्वर आ गई थी एक स्टोरी लिखने के लिए। फिर मेरे को, मैं जब आई इधर, फिर मैं स्कूल्स विज़िट की, क्योंकि मेरा हमेशा ही शिक्षा को लेके बहुत उत्सुक हूँ मैं। और फिर स्कूल टीचर्स से जब बात की मैं, तो सबने बताया कि क्लास 12 तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, उसका बाद इनको कुछ करने को नहीं है इधर। वो बच्चे जिनका पास पैसा है वो बच्चों को फिर शहर भेजते हैं, और जिनका पास पैसा नहीं है वो बच्चे इधर ही रह जाते। कंप्यूटर हो, कुछ भी नहीं सीखने का, कुछ इधर सुविधा नहीं है। तो मैं सोचा इन बच्चों के लिए कुछ सुविधा करना चाहिए। और ये जो कंप्यूटर शिक्षा हमने 2008 में शुरू की, ये जो रूरल कंप्यूटर शिक्षा, ये हम पहले राजस्थान में एक गांव में कंप्यूटर सेंटर खुला था। और जब हमने उधर पुराना 5-7 डेस्कटॉप लगाया था, पूरा गांव के बच्चे उधर आ गए थे, क्योंकि उस किसी ने कंप्यूटर देखा ही नहीं था तब तक। कंप्यूटर का एक पिक्चर देखा था उन्होंने अपना किताब में, और जब देखा इसमें लाइट जलता है, ऐसा ऐसा होता है, इतना खुश हो गए बच्चे कि पूछो मत। और सारा गांव का बच्चे, 3 साल हमने उधर कराए, सारे गांव के बच्चे सीख गए। फिर हम हरियाणा में किया था, यूपी में, वृंदावन, मथुरा, ये सब जगह का गांव में हमने काम किया है कंप्यूटर शिक्षा पर। फिर उत्तर प्रदेश में भी एक छोटी सी गांव सिहाली जागीर, उधर भी हमने सेंटर अभी भी चल रहा है, उधर एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। और फिर उत्तराखंड में हम आ गए, उत्तराखंड में 10-12 साल हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो हज़ारों बच्चे कंप्यूटर साक्षर हो गए इस कोशिश से। और हम चाहते हैं ये जो है ना मिशन, उत्तराखंड में भी 13 स्टेट 13 डिस्ट्रिक्ट है, ले चले और भी डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम 2 ही डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। तो मैम आपकी बात सुन के मैं बहुत शौक हुआ कि राजस्थान जो दिल्ली से कनेक्टेड है और वहाँ पे लोगों ने मतलब नॉट बच्चों ने कंप्यूटर ही नहीं देखा है। तो ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है। ये जो गांव की बात कर रही हूँ मैं, 2008 में सुराना, जयपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। और उधर जब हमने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया, बच्चों ने सच्ची नहीं देखा था कंप्यूटर। और ऐसा बहुत सारे गांव होंगे इंडिया में जहाँ बच्चे नहीं देखे। साउथ इंडिया आई थिंक इज़ बेटर, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो मैम आपने जैसे एजुकेशन पे रिसर्च कर रखी है, तो मुझे जितना मुझे पता है कि हमारा एजुकेशन पैटर्न जो है वो सालों साल पुराना है। प्लस इतने सारे बच्चे, मीन्स 15 करोड़ का जो आपने नंबर दिया है, मतलब ये बहुत बड़ा शॉकिंग है इंडिया के लिए भी कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो एनजीओ काम कर रही हैं, मे भी शायद आपकी जैसी और भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होंगी, उनको उनको डर लगता है गवर्नमेंट के पास जाने में कि एक्चुअली आपको डेफिनेटली जाना चाहिए और उनको बहुत
ईगरली आपको सपोर्ट करना चाहिए, बट ये दुर्भाग्य है, शायद ये गवर्नमेंट का दुर्भाग्य है कि उनको अच्छा काम करना है ग्राउंड पे, तो आपको एम्पावर करना चाहिए आप जैसे लोगों को। चाहिए, बट आई थिंक बहुत सारे उनका पास भी एनजीओ के एप्लीकेशन जाते होंगे, वो भी अपना हिसाब से ही सपोर्ट करते हैं। मैं उसका बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मैं नहीं बता सकती आपको। एक्चुअली क्या होता क्या है कि जब भी हम एक एनजीओ वर्ड यूज करते हैं ना, तो जितने भी ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं, ये एनजीओ को एक नेगेटिव नज़रों से भी देख लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारा लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि लोग देखिए, एक सीधी सी बात है, आप मंदिर में जाके आप 200 रुपया चढ़ाते हो, आप पूछते हो उनको वो पैसा से क्या करते? कभी नहीं पूछते हो ना। बट एनजीओ को लोग जब 200 रुपया देते हैं, बहुत पूछते हैं, पूछते नहीं है, बहुत शक की नज़र से देखते हैं कि ये तो चोरी कर लेगा, खा लेगा, जो भी है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आता, लोग करोड़ों जाके रिलीजियस प्लेसेस में दान कर देते, कभी नहीं सोचते वो ट्रस्ट फंड का जो हिसाब किताब वो कभी देखते नहीं है। पर आपको पता होगा, हम अगर केला भी खरीदते हैं ना, जो हम बच्चों को खिलाते हैं क्योंकि वो सस्ता और पौष्टिक है, हम उसके लिए जीएसटी बिल से लेते हैं, क्योंकि हमारा इतना छानबीन होता है एक एक चीज़, मतलब कैश, नो कैश डीलिंग। हम मतलब सब कोई हमको बड़ा शक से नज़रिया से देखते हैं, वो कॉरपोरेट्स हो, इंडिविजुअल्स हो। और हमारा जो हमारा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है। हमारा जो एनुअल रिपोर्ट हम निकालते हैं हर साल, उसमें हम जो 1,000 रुपया दिया उसका भी नाम उसमें आता है, और सबको रिसिट जाता है, उसको टैक्स एग्जेम्प्ट जो है वो जाता है। और मतलब उसको हम हमारा वेबसाइट में अपलोड करना ज़रूरी होता है, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि कोई भी कभी भी आपका बैलेंस शीट चेक कर सकता है। तो हम लोग को बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा छानबीन होता है एक एक चीज़ के लिए। हमको वी आर लकी, हमको FCRA सर्टिफिकेट है, और रिन्यू भी हो गया, जो बहुत सारे 2000 एनजीओ को इंडिया में कैंसिल हो गया, पर हमारा मिल गया। उससे क्या होता कि हम फॉरेन करेंसी डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके। उसका लिए अलग बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता, मतलब हर चीज़ का लिए हमको एक एक बिल, एक एक चीज़ का जीएसटी बिल होना चाहिए, 3 जगह से कोटेशन आना चाहिए, फिर ऑडिट 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 वो चलते रहता है। तो हमारा आधा टाइम तो वो अकाउंट मैनेजमेंट में चला जाता, हम काम क्या करें, एक तो फंड रेजिंग में, और पैसा जो आया उसका हिसाब रखने को, ताकि सब खुश रहे, सबको लगे कि ये साफ काम कर रहे हैं, कहीं चोरी नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या हमारा लिए, और हम जो एक्चुअली बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसका लिए टाइम कम ही बचता है। अच्छा, आप मैम ये बताइए कि एज ए इन्वेस्टर अगर मैं आपकी कंपनी में फंड देता हूँ या किसी भी एनजीओ को फंड देता हूँ, तो मुझे क्या पैरामीटर चेक करने चाहिए कि जिससे मुझे क्लियर पता लगे कि ये एनजीओ गलत काम कर रही है और ये एनजीओ एक अच्छा काम कर रही है? तो आपकी नज़रों से आप मुझे गाइड करें एज ए स्टूडेंट कि हमें कैसे आइडेंटिफाई पैरामीटर कौन से हैं ऐसे? एक तो गवर्नमेंट से जो सर्टिफिकेशन हमें मिल चुके हैं, लाइक 80G है, जो हम टैक्स रिबेट आपको देंगे। आप अगर हमें कुछ डोनेट करोगे, आपको 50% और टैक्स रिबेट मिल सकता है उस अमाउंट का। तो वो जो सर्टिफिकेट वो भी गवर्नमेंट पूरा छानबीन करके देते हैं। FCRA सर्टिफिकेट है, फिर 12A सर्टिफिकेट, वो जिसमें हम एनजीओ टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, वो सभी का लिए बहुत छानबीन होता है हर स्टेज पे। जो अगर आपको मिला है ये सब, इसका मतलब आप कुछ साफ सुथरे हैं। फिर नीति आयोग में हमारा जैसे रजिस्ट्रेशन है। हाँ, तो फिर सारा कंपनी जो है वो भी आपका बैलेंस शीट चेक करते हैं, कौन बोर्ड मेंबर है, आप कितना प्रोजेक्ट किया है, सारे चीज़ चेक होता। तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हो। आप हमारा एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो, हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हो, आप 10 बंदों से पूछ सकते हो कि कैसे हैं। तो तो यही है। आप कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको खाली सर्टिफिकेट देते हैं? सर्टिफिकेट तो देते हैं, वो बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि वो 50% टैक्स रिबेट जो है ना, वो उसका लालच से भी कुछ लोग डोनेट कर देते हैं। हाँ, और वो हमें 31 मार्च का करीब कुछ डोनेशन आ जाता है, क्योंकि तब लोगों को टैक्स भरना होता, तब लगता अच्छा ठीक है डोनेट ही कर देते हैं, थोड़ा सा भला काम भी हो जाएगा, टैक्स रिबेट भी मिल जाएगा। तो ये है। तो मैम आपके ड्यूरिंग पास्ट 20 ईयर्स में जी आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार अब मेरे बस की नहीं है, नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ देती हूँ? हाँ, कभी कभी तो लगता तो है,
पर इतना बड़ा परिवार हो गया ना, परिवार को छोड़ूँ कैसे जब तक कोई इसको ना संभाले। अब ये तो अपना परिवार हो गया ना, कोई 100 स्टाफ है, कोई 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं हमारा साथ। ये तो बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी हो गया ना मेरा। तो मैं तो इन्हीं के लिए काम करती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी, मैं पूरा 20 साल वॉलंटियर किया, मैं तनख्वाह नहीं लेती हूँ ऑर्गेनाइजेशन से। मैं ये मेरे को खुशी होता है काम करके, तो इसलिए मैं करती हूँ। तो ये जो है ना, तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कोई ले ले। पर मुश्किल पर मैं कोशिश कर रही हूँ सेकंड लाइन तैयार करने को, क्योंकि वो अक्लमंदी है कि एक सेकंड लाइन तैयार करने को जो इसको आगे ले जाएगा। और मैं तो यही आपको ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, कोई ऐसा शख्स है जो इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें ये भावना है समाज सेवा का, वो प्लीज़ आगे आए, हमें ज्वाइन करे, कैसे भी करे, डोनेट करे, वॉलंटियर करे, हमें आइडिया दे, हमारा बोर्ड में आए। मतलब बहुत तरीका है हेल्प करने को। मैम, अगर आप एक मिनिस्टर होती जी। तो आप इस फील्ड में क्या पॉलिसीज डिजाइन करती हैं? आपके दिमाग में अरे ये कोई तो ब्लू? बहुत बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन कर लिया। मेरे को एक चीज़ जो लगता है जो सरकार कर सकती है, क्योंकि अभी सरकार ने ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, उसमें ये जो प्राथमिक शिक्षा है ना, इस पर उन्होंने नज़र डाला है, जो आज तक नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में आप क्लास 1 से शुरुआत होती है, बट अभी उन्होंने बोला सारे स्कूल में ये जो प्री स्कूल ये होना चाहिए, नर्सरी केजी, जिसमें उस 3 से 5 साल में बच्चों को ना शारीरिक मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, तो उस टाइम वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो अभी गवर्नमेंट ये इस पर नज़र दिया है। तो अब मेरा ये मानना है, गवर्नमेंट स्कूल ना, जैसे मैंने आपको बताया, स्लम से थोड़ा दूर में होता है, तो बच्चे नहीं पहुंच पाते। जो छोटे बच्चे हैं जिनका लिए ये प्राथमिक शिक्षा का ज़रूरत है, वो 3 से 5 साल के बच्चे वो कैसे जाएंगे उस स्कूल तक? जबकि मैं मानती हूँ 1.5-2 किलोमीटर का दूर है। शहर में आपको पता है कितना गाड़ियाँ चलती, कितना ट्रैफिक होते हैं, और उनका पेरेंट्स का पास वो टाइम नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल में छोड़े फिर पिकअप करके ले आए, क्योंकि वो मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, बहुत दूर साइट में सुबह सुबह चले जाते हैं। तो ये बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जा पाते हैं और वो दिन भर उधर घूमते रहते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, एनजीओज जो ये फील्ड पे काम कर रहे हैं ना, जो स्लम का अंदर छोटे छोटे सेंटर चला रहे हैं, इन बच्चों इनको सपोर्ट करें। फिर ये जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है ना, ये बच्चे इधर आके बैठ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, तो उसका एक बचपन उनको मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी। तो शायद आपने तभी एक सेंटर से दूसरा सेंटर फिर तीसरा इसलिए डाला कि उनको स्पेस मिल जाए। आज ही वो यहाँ पे हैं तो आज यहाँ पे पढ़ाई कर लें। हाँ हाँ, नहीं अगर हमारा क्या है, दूर दूर में एक एक जुगी तो पास पास में होता नहीं। एक हमारा साउथ दिल्ली में है, तो एक ईस्ट दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली, इतना सारे झुग्गियाँ हैं। आई टेल यू, दिल्ली में कोई आई थिंक 600-700 झुग्गी क्लस्टर है। अब काम का तो शुरू करो तो अंत नहीं है, बहुत काम करने को है। तो हम चाहते हैं जितना ज़्यादा झुग्गियों में हम सेंटर खोल सके, ताकि उस झुग्गी को बच्चे आ सके। अभी हम शकुर बस्ती एक जगह है दिल्ली में, उधर खोला है छोटा सा जगह में। वो एक साइडिंग है जहाँ सीमेंट लोड होता है। उधर जो झुग्गी में लोग रहते हैं वो सीमेंट लोडर है, सब सीमेंट का बोरी वो ट्रेन में डालते उतारते हैं। अब उनका ऐसे ही टारपुलिन बैम्बू का बना हुआ कमरा है, उसी में झुग्गी है, उसी में ही बच्चे रहते, सारा दिन उधर घूमते रहते बच्चे। मैं जब उधर गई देखा तो मेरे को लगा इधर इन बच्चों को लिए कुछ करना चाहिए। फिर उधर हम एक झुग्गी लेके 1,500-2,000 रुपये में एक झुग्गी किराए पे लेके एक टीचर रख के उधर झुग्गी में ही बच्चे पढ़ा रहे, क्योंकि उधर हम कुछ बना नहीं सकते। हम एक तांबू गाड़ने का लिए कोशिश किया था, वो भी परमिशन नहीं देता, लोग लड़ पड़ते हैं। हमने सोचा एक अच्छा 15 फीट बाई 12 फीट का अच्छा टेंट लगा के उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा अच्छा जगह हो जाएगा। छोटी सी अंधेरा झुग्गी में पढ़ाने से अच्छा जगह ही नहीं मिलता। हम एमएलए के पास गया, पुलिस ने ऐसे ही सब गोल गोल बात करते, सबको पैसा चाहिए। और फिर हम सोचते एक टेंट लगाएंगे, रात को आके लोग उसमें दारू पियेंगे और क्या होगा, फिर हमारा ही बदनाम होगा। मतलब बहुत प्रॉब्लम है। अब ग्राउंड में काम करो ना, कोई अच्छा काम भी करना इतना मुश्किल है, मैं क्या बताऊँ। तो मैम आपकी टीम कितनी होगी टोटल? अभी कोई 100 का करीब है। कोर टीम में कितने लोग हैं? कोर टीम में ज़्यादा नहीं, अभी 8-10। तो मैम जो मोस्टली टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जी। आप मॉनिटर कैसे करते हैं कि वो पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो तो है, हमारा एजुकेशन कोऑर्डिनेटर है दिल्ली में जो जाते हैं, सारा मार्क्स, हमारा डेटा कलेक्शन बहुत अच्छा होता है।
रोज़ वीडियोस आते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें रोज़ कौन स्पेशल एक्टिविटी अदर देन टीचिंग एक्टिविटी उसका वीडियोस आ जाता है। टीचिंग का करिकुलम बना हुआ है और वो करिकुलम के अकॉर्डिंगली चेक होते रहते हैं हमारा। तो हमारा चेक सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग है। और इधर भी जो कंप्यूटर सेंटर्स है उधर भी मंथली टेस्ट होता है, उसका डेटा जो है दिल्ली में रिकॉर्ड हो जाता है। अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाता है, टीचर अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, मार्क्स, सब कुछ डेटा मेंटेन होता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें रिपोर्ट देना पड़ता है। कोई हमको अगर 10 रुपया देता ना, 10 रिपोर्ट ज़रूर मांगते हैं। तो रिपोर्ट विथ ग्राफ डायग्राम उसका लिए भी एक बंदा रखना पड़ता है जो ये करते चले। सो ये हमको बहुत ज़रूरी है मॉनिटरिंग, नहीं तो हमें भी पता नहीं चलेगा ना कितना हम कामयाब हो रहे हैं। तो मैम एट द एज ऑफ मोर देन 70 ईयर आप मतलब कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी कितना जोश है अभी भी? आ, कर रही हूँ। तो हमारा टीम बताएगा जोश है नहीं है। तो मैम बट मेरे को बहुत प्यार मिलता है टीम से, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलते हैं बच्चों से, टीम मेंबर से। बस यही मेरा पेमेंट है। तो मैम अभी इतने सारे सेंटर्स में मतलब आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? मतलब आप विजिट करते हैं, हाँ जी, मिलते हैं बच्चों से? मैं कर जाती हूँ, इधर भी मैं जाती हूँ अपना सेंटर्स में। कल ही गई थी मैं एक सेंटर में भवाली में, जो यहाँ से 1.5 घंटा का डिस्टेंस में है। जाती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं जाती रहती हूँ। पर दिल्ली में भी जाती हूँ तो सारे सेंटर एक बार विजिट कर लेती हूँ और टीचर से बात होते रहते हैं, हमारा वीकली मीटिंग होता है। तो पता चलता, हर चीज़ का पता है, कहाँ क्या हो रहा है, एक एक चीज़ का पता है। ये इतना तो करना पड़ता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो हर चीज़ का पता होना चाहिए। मैम अभी हम शूट कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन सारी चीज़ है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं स्पेशली स्लम्स के बच्चों के साथ और ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे हमें मे बी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं पढ़ाने वाला बिल्कुल भी। नहीं होता। तो, मतलब कैसे आप ने एग्जीक्यूशन कर रहे हो ग्राउंड पे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है मतलब छोटी छोटी माइन्यूट प्रॉब्लम, थोड़ी उसकी कहानी बताएं कि हाँ, जैसे हम दिल्ली में रैक पिकर्स कॉलोनी है, जय हिंद कैंप, उधर काम करते, उधर सारे लोग वसंत कुंज इलाका जो थोड़ा रईस इलाका है उधर का गार्बेज कलेक्ट करके उधर डंप करते हैं और उधर वो गार्बेज को छानबीन करते हैं, अलग अलग करते हैं, प्लास्टिक, पेपर, बोतल सब। तो उधर माउंटेन ऑफ गार्बेज होता है, उसका बीच में हमारा एक सेंटर है। अब बदबू आते हैं, बारिश में इतने इतने कीचड़ होते हैं। अब बच्चे उसी में है ना, उनका लिए कहीं पॉश स्कूल दूर में करने से तो फ़ायदा नहीं ना, उसी का अंदर हमारा सेंटर है। बारिश में पानी घुस जाता है सेंटर में और छत लीक होता है, पानी टपकता है, फिर हमारा बंदे जाके उस पर कुछ मरम्मत करता है या त्रिपाल लगा के आते। रोज़ का प्रॉब्लम है हमारा। कभी पानी आके वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाते, फिर वो डर लगता बच्चे को कुछ हो ना जाए, फिर फटाफट आदमी भेजना पड़ता। वो दिन भर मेरा चलते रहता है। मैं सुबह से मैं 6:30 बजे से मैं अपना व्हाट्सएप ऑफिस स्टार्ट करती हूँ, सबको पूछताछ करना। लोग तो परेशान होंगे मेरे से, मेरा स्टाफ। और रात को 9:30 बजे तक चलता है, कुछ ना कुछ मैं पढ़ते, कोई अच्छा कुछ मिल गया आर्टिकल मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैं टीचर हूँ ना अंदर से, तो अब स्टूडेंट को नहीं पढ़ाती हूँ तो स्टाफ को पढ़ाती रहती हूँ। उन लोग तो परेशान होते होंगे, मैम लंबे लंबे आर्टिकल व्हाट्सएप करके भेजते रहती है, 6:30 बजे हो, रात को 10 बजे हो। मेरे को लगता है उनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर तो अच्छे काम कर पाएंगे। उनको ट्रेनिंग भी बहुत देते हैं हम, कहीं भी कुछ ट्रेनिंग हो रहा है ऑनलाइन तो मैं बोलती हूँ, उनको भेज देती हूँ इमीडिएटली, आप ज्वाइन करो इसको, ये करो। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है, स्टाफ को क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैम आप जैसे राइटिंग करते हैं, जी आपने बहुत सारे आर्टिकल लिखे भी होंगे, हाँ। तो कौन सा बेस्ट आर्टिकल है? बेस्ट तो कुछ नहीं है, सारे पहले शॉर्ट स्टोरीज बहुत लिखती थी और ट्रैवल मैगजीन में कल ये लिखती थी, आउटलुक ट्रैवलर, बहुत एंजॉय किया मैंने। उन लोगों ने मेरे को भेजता था जगह जगह घूम के आओ, कहानी लिखो, साथ में गाड़ी ड्राइवर और एक कैमरामैन दे देते थे, फोटोग्राफर, तो मैं घूम के आके कहानी लिख देता था, अच्छा मज़ा आता था। और अभी मैं एक बुक लिख रही हूँ, एक नॉवल लिख रही हूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता मैं उसमें लगा देती हूँ। सब्जेक्ट क्या है सर मैम? सब्जेक्ट लाइफ, लाइफ जिंदगी। और नक्सलबाड़ी मूवमेंट, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, वो उसका बारे में, उसका बेस है। वो बहुत माओइस्ट मूवमेंट जो इंडिया में अभी भी छत्तीसगढ़ बस्तर में चल रहा है, और वो बंगाल से शुरू हुई थी पूरा मूवमेंट। तो मैं जब कॉलेज में थी उस टाइम बहुत
हम सफ़र किया था मूवमेंट के लिए, सफ़र किया, स्कूल कॉलेज बंद था, बम्बाबारी ये वो, रोज कुछ वायलेंस ये वो। तो वायलेंस का एनालिसिस है, वो वायलेंस आज दुनिया में देखो ना कितना वायलेंट है, कहीं भी देखो वॉर है, वायलेंट है। और दुनिया में मैं सोचती हूँ लोग क्यों लड़ते रहते हैं, इतना अदर प्रॉब्लम्स है, वो तो सॉल्व नहीं इस कर मैम सकते। इसका भी कनेक्शन एजुकेशन के साथ। सब कुछ है, कहीं ना कहीं सब कुछ लिंक्ड है। अब मेरे को समझ नहीं आता लोग क्यों शांति से नहीं रह सकते, जब दुनिया में इतना लोग गरीब है। नॉट ओनली इंडिया, सारा दुनिया में देखो कितना लोग गरीब है, कितना लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, और उसमें लड़ाई कर करके करोड़ों पैसा जाता है। एक मिसाइल बॉम्ब, हाँ कुछ लोग पैसा बना रहे हैं ये बेच बेच के, दोनों को लड़ा देते हैं और तीसरा बंदा उसको गन्स बेचते रहते हैं, बस सब मुझे लगता है कुछ। एजुकेशन की दो प्रॉब्लम है। जी एक वो एजुकेशन जो लोगों को मिल नहीं पा रही है, एक तो हाँ, एजुकेशन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता एक है, दूसरा है जो गलत एजुकेशन मिल रहा है और दूसरा ब्रेन वॉश होता है, कुछ है। ब्रेन होता है। वॉश, यस जी यस। जी जी, उससे भी ये सब हो जाता है ना, टेररिस्ट बन जाता है एक तरह के, दूसरा तरह का सभी चीज़ का हो जाता है। तो मैम आपके जो एनजीओ में जो आप एजुकेशन देते हैं जी उसमें कितनी डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्टी कैसे आती है? जो बच्चे जो हैं, डिफ़िकल्टी, बच्चे को माइंड तो भाग रहा है, नहीं वो उस अब, क्लास जो आएंगे या नहीं आएंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं है या नहीं 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 है? नहीं नहीं, बच्चे एक बार हमारा सेंटर जो ज्वाइन करते हैं ना, बहुत खुशी खुशी आते हैं। मैं जब जाती हूँ, बच्चे तो बहुत, उनको तो कोई उनको वो प्यार दे रहा है, एक अच्छा माहौल दे रहा है, वो झुग्गी में रहता है। हमारा क्लासरूम आप देखो इतना सुंदर है, बहुत वेल, बहुत पॉश कुछ नहीं है बट वेल डेकोरेटेड है। बच्चे ने आर्ट किया, वो टंगा हुआ है। टीचर बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, उनको कहीं मारने का कोई नियम नहीं है, कोई मारेगा तो टीचर आउट। हाँ, तो डांटते भी नहीं है ज़्यादा, मतलब बहुत प्यार से सब चीज़ होता है, तो बच्चों को अच्छा लगता है आने को। वो आके ना वो खुश रहते हैं, उसको बचपन का जो खुशी है ना उधर मिलता है उसको। वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। हमारा नर्सरी क्लास में स्मार्ट टीवीज़ है, उसमें उनको कार्टून सब दिखाते हैं, उसी का थ्रू एडुकेशन देते हैं उनको। वो जो एजुकेशनल वीडियो है उनको दिखाते हैं हम। और बड़े बच्चों को लिए तो स्मार्ट बोर्ड्स है, उसमें थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करके उनको सारा दुनिया का चीज़ उनका हाथ में है। और टैब से भी उनको अच्छा बाईजूस का सॉफ्टवेयर डाल के वो सब पढ़ाते हैं। तो उनको तो मतलब हम कोशिश करते हैं उसको अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे। गरीब है इसका मतलब नहीं उसको सड़क पर बिठा के एबीसीडी पढ़ा के घर भेज दिया, नहीं, उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। तो मैम हमारी बात चल रही थी बेसिक एजुकेशन की। तो बेसिक एजुकेशन में आप कितनी क्लास के करिकुलम को कवर कर रहे हैं? जी हम ज़्यादातर जो झुग्गियों में जो हमारा सेंटर्स चलते हैं दिल्ली में, उसमें हम मान लो नर्सरी केजी क्लास 1, किसी किसी जगह में क्लास 2 करके हम उनको सरकारी स्कूल में दाखिल कर देते हैं, क्योंकि तब तक उनको एक बुनियादी शिक्षा मिल चुकी है और फिर वो कोप कर सकते हैं। और हमारा एक स्कूल है किशनगढ़ दिल्ली में, जहाँ हम क्लास 5 तक पढ़ाते हैं और फिर क्लास 6 में उनको सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। और उत्तराखंड में जो है वो हम क्लास 9 से 12 का बच्चों को साइंस एंड मैथ्स में कोचिंग देते हैं, अदर दैन कंप्यूटर ट्रेनिंग और जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग। सो ये है हमारा। तो मैम आपका जो सेंटर है या स्कूल है वो सरकारी से कितना डिफर करता है? मींस कि सपोज एक स्लम एरिया यहाँ पे है, आपने मे बी रिसर्च करी हो, उसके आसपास अपना सेंटर बना दिया, वहीं सरकारी स्कूल भी है, तो लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं? मतलब नहीं, आपका प्रश्न ठीक है। एक तो सरकारी स्कूल स्लम का अंदर होता नहीं है, ओके, कहीं दूर में होता है। हम स्लम का अंदर करते हैं अच्छा, ओके। ताकि वो बच्चे पैदल आ सके, जो मैंने मैम आपको। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं बहुत अच्छा नहीं, काम वो कर रहा हम मुद्दे तो यही है ना कि बच्चे है। पहुंचे कैसे। पहुंचे कैसे? तो छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते 3 to 5, 3 to 7 years, 8 years, तो ये बच्चे फिर पैदल आ सकते, इसलिए हम स्लम का अंदर सेंटर करते हैं। वो मेन रोड पे बड़ा बिल्डिंग नहीं है हमारा, हमारा स्लम का अंदर एक झुग्गी सा है, कुछ सेमी सॉलिड कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है जगह पर, हर जगह में अलग अलग है। कहीं पर कमरा किराए पे मिल रहा है तो पक्का कमरा है, जहाँ थोड़ा बेटर एरिया है और एकदम गए गुजरे स्लम है तो उधर बच्चे जैसे झुग्गी में रहते हैं, हमारा क्लास भी एक थोड़ा बड़ा सा झुग्गी में चलता है, ऐसा ही है। तो मैम आपसे बात करके बहुत मतलब मज़ा नहीं बोल सकता मैं बोल सकता हूँ कि बहुत चीज़ें क्लियर हुई। जो ये थैंक हमारी यू ऑडियंस है, जी। जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर लीडर हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली आप जैसे लोगों को एम्पावर करें किसी भी वे में, चाहे आपको वो वॉलंटियर की हेल्प दें,
आपको फंडिंग की हेल्प दें, आपको गाइडेंस दें कि आप कैसे गवर्नमेंट का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग ले सकते हैं, सीएसआर का मैक्सिमम सपोर्ट दे सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंडेशन करूँगा अपनी ऑडियंस को। और मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? आपने तो बोल ही दिया मेरे को क्या चाहिए। जी, बिल्कुल वॉलंटियर सपोर्ट चाहिए। और जो कॉर्पोरेट में है, बड़े-बड़े पोस्ट में, उनको बहुत समझ होता है स्ट्रैटेजी का, फाइनेंस का। हमें उतना समझ नहीं है इन चीज़ों में फ्रैंकली। हम बच्चों में पढ़ाने में ही लगे रहते हैं। तो अगर वो हमें गाइड कर सके इन मामलों में तो हमारा लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमारा जो टीम है उनको अगर ट्रेन कर सके, ट्रेनिंग दे सके, उनको कुछ अच्छा एक्सेल सिखा दिया, कुछ सिखा दिया, तो उसमें भी फ़ायदा है हमारा लिए। और ऑफ कोर्स फंडिंग सबसे ज़रूरी है। बगैर पैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। और आजकल गरीब स्लम ड्वेलर्स भी सोचते हैं एनजीओज़ का पास बहुत पैसा है। तो पता नहीं क्यों ये गलतफहमी लोगों का पास है। पर सच तो यही है कि हमको हर साल वो 1 अप्रैल से हमको टेंशन शुरू हो जाता है, इस साल हम कैसे गुजारेंगे। तो वो पैसे का हमेशा ज़रूरत होता है, तो इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट हो, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ आप छानबीन कीजिए, हमें जांच कर लीजिए। उसका बाद आपको अगर सही लगे तो प्लीज़ डोनेट। और आपका डोनेशन से बहुत बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। तो मैं भी अपनी ऑडियंस को यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा देख चुके हैं तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो ऐसे एनजीओ की हेल्प कर पाएं। और मैं दिल से सृष्टि ट्रस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा, सल्यूट करूँगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी और हम जो आपको सपोर्ट कर पाएंगे वो पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम।